तो जून 2025 के बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं और इस वीडियो में देखेंगे आपका अगर सिंह लगन बनता हो तो सिंह लगन के चार्ट को ये जो जून का महीना है वो कैसे इफेक्ट कर सकता है और ये गोचर क्या क्या प्रभाव डाल सकता है। जैसे कि आपको आपके सामने नजर आ रहा है आपका ये लगन चार्ट है और लगन चार्ट में जो ग्रहों की प्लेसमेंट आप देख पा रहे हैं ये जून के गोचर के हिसाब से ही है वैसे तो, लेकिन वास्तव में इनके गोचर में कुछ चेंजेस मंथ के मध्य में हो सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम देखेंगे वास्तव में जो गोचर है वो किस प्रकार से रहेगा, कौन सा ग्रह कहाँ गोचर कर रहा है और उसके बाद देखेंगे ये कुंडली का जो आपको प्लेसमेंट नजर आ रहा है वो आपको किस तरीके से इफेक्ट करेगा। अगर हम गोचरीय स्थितियों की बात करें तो सबसे पहले सूर्य की गोचरीय स्थिति के बारे में देखते हैं। ये 15 जून तक वृषभ राशि में ही गोचर करने वाले हैं, इसके बाद ये मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके साथ साथ अगर बुध के गोचर को देखा जाएगा तो बुध 6 जून से मिथुन राशि में आएंगे और 22 जून को कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके साथ ही शुक्र मेष राशि में रहेंगे और 29 जून से वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल का गोचर 7 जून से सिंह राशि में होगा और पूरे महीने लगभग मंगल सिंह राशि में ही रहने वाले हैं। बृहस्पति मिथुन राशि में रहेंगे जहां वो अब गोचर अपना चेंज कर चुके हैं। शनि ऑलरेडी मीन राशि में ही है और आपको मीन में ही देखने को मिलेंगे। चंद्रमा आपको 1 जून को सिंह राशि में देखने को मिलेंगे। दूसरी तरफ राहु और केतु के गोचर में भी अब बदलाव है और राहु कुंभ राशि में जहां आ गए वहीं केतु अब सिंह राशि में आ गए। तो ये गोचरीय स्थितियां हैं। इसके बाद अब हम वास्तव में देख लेते हैं कि इसका जो प्रभाव है आप लोगों को सिंह लगन वालों को कैसा मिलने वाला है। सिंह लगन के चार्ट के हिसाब से देखा जाएगा तो सबसे पहले आपके जो लग्नेश बनते हैं वो सूर्य हैं। सूर्य का गोचर आपके 10th हाउस में है। 10th हाउस में गोचर होते हुए आपके लिए कैरियर के दृष्टिकोण से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मंथ होगा, क्योंकि सूर्य लगभग 15 जून तक आपके 10th हाउस में है। इसलिए आप अगर किसी बहुत बड़े सरकारी पद पे हैं तो आपको मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिलने की पूरे चांसेस हैं। फिर भी अगर आप नया नया करियर शुरू कर रहे हैं, आपकी बिल्कुल स्टार्टिंग है, आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, तो इस मामले में आप करियर को लेकर बहुत कुछ ऑप्टिमम लेवल का सोच सकते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा सा आपको जो दिक्कत रहेगा वो आपके मंगल चंद्र और केतु की युति से रहेगा। हालांकि चंद्रमा तो लगभग 2 ढाई दिन के लिए ही आपके लगन में रहेंगे, लेकिन क्योंकि मंगल के साथ यहाँ केतु आ जाएंगे लगन में, इसलिए आपको थोड़ा ज्यादा सतर्क रहना होगा, विशेष रूप से अपने रिलेशंस को लेके और अपने डिसीजंस को लेके। हालांकि इसकी बात भी हम आगे करेंगे, बट सूर्य की जहां तक बात है, सूर्य आपको नेम फेम या प्रसिद्धि के मामले में काफी अच्छे रहेंगे और आपकी एक बहुत अच्छी रेपुटेशन होगी लोगों के मध्य। लेकिन वो रेपुटेशन वास्तव में आपको रियल नहीं लगेगी या वो उसका आभास जो है वो आपको नहीं होगा। सूर्य यहाँ एस्पेक्ट कर रहे हैं आपके 4th हाउस पे। 4th हाउस पे सूर्य एस्पेक्ट करेंगे तो कुछ वैसा ही प्रभाव आपके घरेलू जीवन पर भी दिखने वाला। घरेलू जीवन में भी आप बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग और बहुत ज्यादा प्रभावशाली नजर आएंगे। इस वजह से आप अपने फैमिली से रिलेटेड कार्यों को भी अच्छे से निपटा सकेंगे और साथ ही करियर के ऊपर आपका जो है मेजर फोकस रहेगा इस मंथ में। फिर सूर्य यहाँ से अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और राशि परिवर्तन करके आ जाएंगे वो 11वें घर में। 11वें घर में सूर्य का आना यहाँ आपको आर्थिक रूप से काफी ज्यादा समृद्ध बनाएगा। हालांकि मान सम्मान और प्रतिष्ठा में अब भी सूर्य काफी वृद्धि करेगा, बट ये जो सूर्य का प्लेसमेंट बनेगा आपके 11th हाउस में, इससे आपके लिए कुछ नए रास्ते तो खुलेंगे ही, साथ में कुछ प्रभावशाली लोगों से भी आपका कनेक्शन बनेगा। ऐसा जो सूर्य होगा वो आपकी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए बहुत हद तक आपका साथ देगा। सूर्य के यहाँ होने से गुरु के साथ इनका युति बनेगा। गुरु सूर्य का युति बनेगा तो ये आपके लिए और भी ज्यादा फेवरेबल है, आपके स्टडी पर्पस के लिए, संतान पर्पस के लिए या बाकी अन्य मामलों में। ऐसा गुरु सूर्य का युति अगर बनता है तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं ज्यादा नॉलेज लेकर आएगा और ज्यादा परफेक्टली आप डिसीजन ले सकेंगे। सूर्य जब यहाँ 11th हाउस में आ जाएंगे तो 11th हाउस का सूर्य फिर एस्पेक्ट करेगा गुरु के साथ बैठकर उन्हीं के घर को। यहाँ एस्पेक्ट होगा तो संतान पक्ष को लेके, आपकी लव लाइफ को लेके या आपके जो इमेजिनेशन है, क्रिएटिविटी है या जो आपकी अदर स्किल्स हैं उनको लेके जो कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूजन की स्थिति थी आपके जीवन में या उनको लेके एक स्लो स्थिति जो बनी हुई थी काफी समय से, उसमें कहीं ना कहीं सुधार होगा और आप निर्णय लेने में काफी तीव्र होंगे। लेकिन यहाँ थोड़ी सी अपने रिश्तों से अपेक्षाएं आपकी जरूर बढ़ जाएंगी। अब आपको देखना होगा कि पंचम भाव में कोई भी प्लेनेट स्थित है या नहीं। पंचम भाव में मान लीजिए कोई भी जो प्लेनेट स्थित है, वास्तव में तो गुरु यहाँ अपने ही घर को एस्पेक्ट कर रहे हैं तो उस प्लेनेट को कंट्रोल करने का यहाँ गुरु जो है दम रखते हैं। लेकिन वास्तव में यहाँ अगर गुरु का ही कोई मित्र ग्रह बैठा हुआ होगा तो आपको और भी ज्यादा फायदा मिल सकता है। उसके बाद हम देख लेते हैं बुध को। बुध आपके 2nd हाउस के स्वामी और आपके 11वें घर के स्वामी है। बुध गोचर कर रहे हैं 11वें घर में ही। 11वें घर का जो बुध होगा वो आपके लिए पैसे को लेके अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा।
मान लीजिए कि आप कोई बिजनेस वगैरह में हैं, इवन आप हो सकता है कि किसी के साथ पार्टनरशिप में हैं बिजनेस में, तो भी आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। बुध का यहाँ आना ये दिखाता है कि आपके पास नए इनकम सोर्सेज बनने के साथ साथ जो भी पैसा आपको मिलेगा, जो भी धन आपके पास आएगा, उसका सही इस्तेमाल करने के लिए आप देखेंगे। बुध का यहाँ आना कहीं ना कहीं आपके लिए निर्णय लेने के मामले में, सोचने समझने के मामले में और अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने के मामले में बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ से बुध का फिर एस्पेक्ट रहेगा गुरु के साथ होके उन्हीं के घर पे, तो ये पंचम भाव को और भी ज्यादा सपोर्ट करेगा यहाँ पे। वैसे तो अगर देखा जाए तो गुरु और बुध के मध्य जो है मित्रता नहीं है, लेकिन जब 11th हाउस की बात आती है तो दोनों के ही रिजल्ट काफी बेहतर होंगे। तो सिंह लगन वालों के लिए अगर देखा जाए तो सूर्य के सपोर्ट के हिसाब से और बाकी इन तीनों ही ग्रहों के सपोर्ट के हिसाब से आपके लिए आर्थिक रूप से बहुत ही ज्यादा एक अच्छा मंथ ये देखा जा सकता है, और करियर के मामलों में भी। तो इन दोनों ही जो एस्पेक्ट्स हैं आपके, उन पर आपका ज्यादातर फोकस रहना चाहिए। फिर यहाँ से अगर देखेंगे तो बुध का जो ट्रांजिट है, हालांकि बुध 22 जून को फिर कर्क राशि में भी प्रवेश कर जाएंगे। कर्क राशि का जो बुध होगा वो आपकी क्रिएटिविटी के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा, और बुध का फिर यहाँ से दृष्टि रहेगा 6th हाउस पे, तो आपकी डेली लाइफ और आपके डेली रूटीन में आपको बुध काफी सपोर्ट करेंगे। साथ साथ में आपका कोई भी प्रकार का कर्ज हो, कोई भी प्रकार की ऐसी स्थिति हो जहां पर आप फाइनेंशियली बहुत ज्यादा सेफ नहीं फील कर रहे हो, उन मामलों में बुध आपको अच्छी स्थिति देंगे। इसके साथ साथ आप अपने करियर में जहां भी आप सेटल्ड हैं, जहां भी आप जॉब वगैरह कर रहे हैं, अपने ऑफिस का रूटीन या अपनी डेली लाइफ का जो रूटीन है, उसको मैनेज कर पाने में काफी ज्यादा सक्षम होंगे। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ शुक्र को। शुक्र आपके तीसरे घर के स्वामी है और साथ ही वो 10वें घर के स्वामी है। शुक्र का गोचर होगा 9th हाउस में। 9th हाउस का जो शुक्र होगा ज्यादातर आपको घूमने फिरने के लिए अच्छा रहेगा, दूसरी संस्कृति या दूसरे धर्मों के लोगों के साथ आपके कनेक्शंस के हिसाब से अच्छा रहेगा। साथ ही शुक्र यहाँ आपकी क्रिएटिविटी में बहुत ज्यादा वृद्धि करेंगे, क्योंकि वो अपने ही घर पे यहाँ से दृष्टि डालेंगे। और शुक्र का गोचर देखा जाए तो लगभग मंथ एंड में ही चेंज होगा, 29 जून को। तो 29 जून के बाद में आपके करियर में कुछ अच्छे वाले परिवर्तन। तो 29 जून के बाद में अगर आपका शुक्र से रिलेटेड प्रोफेशन है, या मान लो आपका शुक्र से रिलेटेड कोई भी बिजनेस भी है, तो उस मामले में आपको काफी बेटर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आपके 10th हाउस में आता हुआ शुक्र कहीं ना कहीं आपके लिए घरेलू मामलों में ज्यादा सपोर्ट लाएगा। उसके बाद देखते हैं मंगल को। मंगल आपके 4th लॉर्ड होने के साथ साथ आपके चार्ट में वो 9th लॉर्ड है, और मंगल का गोचर लगन में ही होगा। मंगल यहाँ केतु के साथ युति करेंगे, और केतु के साथ युति करना ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा यहाँ पे। वैसे तो देखा जाए तो मंगल आपके लिए एक कारक ग्रह भी है, लेकिन केतु के साथ अगर युति कर रहे हैं तो बहुत सारे गलत निर्णय का होना, बहुत सारे ऐसी चीजों का होना जहां पर आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, आप कोई भी काम किसी दूसरे तरीके से करना चाहते हैं, लेकिन फैमिली के लोग हैं वो आपको प्रेशराइज कर रहे हैं, या फैमिली में आपस में अनबन होकर कुछ ऐसी स्थितियां बन गई है जो आपके अगेंस्ट हो सकती हैं, या जहां पर आपकी नहीं सुनी जा रही, तो ऐसे मामलों से आप काफी ज्यादा परेशान रहेंगे। मंगल यहाँ दृष्टि डालेंगे 4th हाउस पे दृष्टि डालेंगे, तो कोई भी ऐसा ब्लाइंडली फैसला ना ले जिससे आपको नुकसान हो और आपकी जो घरेलू शांति है और जो मानसिक शांति है वो भंग हो। मंगल का एस्पेक्ट 4th हाउस पे रहेगा, तो ये घरेलू लाइफ से बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं आपको अपेक्षाएं देगा, और वो अपेक्षाएं पूरी नहीं हो सकेंगी। इसके साथ साथ जितना ज्यादा आप उतावलापन रखेंगे उतना ही ज्यादा आपको नुकसान होने के चांसेस रहेंगे। मंगल यहाँ पे 9th हाउस के लॉर्ड हैं, तो आप घूमने फिरने जा सकते हैं, इवन आप विदेश यात्रा तक भी कर सकते हैं। मंगल का एस्पेक्ट आपके रहेगा सप्तम भाव। सप्तम भाव पे मंगल का एस्पेक्ट जो रहेगा वो मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं है, नई पार्टनरशिप के लिए अच्छा नहीं है, और रिलेशनशिप के लिए भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। यहाँ पे हो सकता है कि सामने वाला जो व्यक्ति होगा जो आपके साथ डील कर रहा है कहीं ना कहीं, या जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, वो आपका फायदा उठाने को देखेगा। मंगल का एस्पेक्ट आपके अष्टम पे रहेगा। हालांकि अष्टम पर मंगल का एस्पेक्ट जो रहेगा वो कुछ हद तक आपको हेल्प करेगा आपके डीप रिसर्च जैसे कार्यों में, अकल्ट जैसे कार्यों में। और यहाँ खुद शनि स्थित है, शनि को भी यहाँ थोड़ा सा बल मिलेगा मंगल की वजह से। बट यहाँ कोई भी ब्लाइंड फैसला ना लें, साथ साथ में आपका जो इन लॉज की फैमिली है उसके साथ भी थोड़ा बहुत रिलेशन खराब हो सकता है। उसके बाद यहाँ हम बात करते हैं गुरु के बारे में। गुरु आपके पंचम घर के स्वामी है और अष्टम घर के स्वामी। गुरु का गोचर हो रहा है 11th हाउस में। देखिए 11th हाउस से गुजरता हुआ जो गुरु होगा वो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी लाएगा, जो पैसे कमाने को लेकर होगी और आपकी नेम फेम और प्रसिद्धि को लेकर होगी। अब क्योंकि गुरु यहाँ 5वें घर के स्वामी भी है और अपने ही घर को एस्पेक्ट भी कर रहे हैं, तो 5वां घर से रिलेटेड जो भी रिजल्ट होंगे उनके बहुत ही ज्यादा शुभ होने की संभावना बन जाएगी। हालांकि इसके लिए पंचम भाव में बैठे हुए ग्रह को आप जरूर चेक कर लें। यहाँ पे गुरु आ रहे हैं तो ये नए नए धन के स्रोत और बहुत नए नए लोगों से आपका मिलना जुलना, उनके साथ फ्रेंडशिप वगैरह होना, ये संभावित है।
गुरु यहाँ है तो पैसे को लेके बहुत अच्छी समझ या पैसे को लेके बहुत अच्छा ज्ञान भी आपको ये प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे गुरु होने से अक्सर आपकी जो भी बुद्धिमानी है, आपका जो भी विवेक है, वो कुछ हद तक आपके काम आता है। साथ ही गुरु यहाँ आपके थर्ड हाउस को मजबूत करेंगे। थर्ड हाउस को मजबूत करने की वजह से आपके लिए घूमना फिरना, ट्रेवल करना आसान होगा, कोई भी प्रकार का हार्डवर्क करना आसान होगा या कोई भी प्रकार के रिस्क लेना भी आसान होगा। लेकिन आपके जो डिसीजन होंगे कुछ हद तक वो इतने अच्छे हो सकते हैं कि कहीं न कहीं आपको उतना ज़्यादा रिस्क लेने की आवश्यकता ही ना पड़े। इसके साथ ही थर्ड हाउस में देखिए, थर्ड हाउस में अगर गुरु का ही कोई मित्र ग्रह बैठा हुआ होगा, तो आपको थर्ड हाउस रिलेटेड मामलों में और भी ज़्यादा सपोर्ट मिल सकता है। फिर यहाँ पे गुरु क्योंकि बुध के साथ रहने वाले हैं और जैसे कि मैंने अभी बोला जब बुध की चर्चा कर रहे थे, तो यहाँ पे दोनों ही ग्रहों का एस्पेक्ट है, दोनों ही ग्रहों का एस्पेक्ट आपको काफ़ी इंटेलिजेंट बनाता है। भले ही लगन का केतु है तो थोड़ा-सा आप ब्लाइंडली फैसला लेने के लिए देखेंगे और अपनी उग्रता को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। लेकिन गुरु और बुध से आप बहुत कुछ यहाँ उम्मीद कर सकते हो। संतान के साथ अच्छा रिश्ता नहीं है, आपकी लव लाइफ अच्छी नहीं है या इवन मैरिड लाइफ अच्छी नहीं है, तो कुछ हद तक आप यहाँ गुरु और बुध से बहुत सारे अच्छे परिवर्तन एक्सपेक्ट कर सकते हो। गुरु का एस्पेक्ट फिर होगा आपके सप्तम पे। सप्तम पे जो एस्पेक्ट होगा वो आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा। जैसे आपकी मैरिड लाइफ अगर डिस्टर्ब हो रही है या पहले से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रहा है तो उस मामले में भी। बट यहाँ राहु का ट्रांजिट है। राहु का ट्रांजिट है तो आपका देखिए गुरु और राहु का कोई चार्ट में संबंध है या नहीं आपके जन्म के समय का। अगर आपके जन्म के समय का भी गुरु राहु का कोई संबंध है, स्पेशली दृष्टि संबंध है, तो आपके लिए पॉजिटिव होगा। अदरवाइज आपको यहाँ काफ़ी मेहनत भी करनी होगी। तो यहाँ पार्टनर जो है वो आपका कहीं न कहीं फ़ायदा उठाने को ज़रूर देखेगा और सप्तम भाव के जो स्वामी हैं शनि, उनको भी आपको देखना होगा। सप्तम भाव के स्वामी शनि वास्तव में क्या सप्तम से ही संबंध बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं, ये भी आपको चेक करना चाहिए। तो यहाँ पे बेसिकली अब सप्तम भाव में जो भी प्लैनेट होगा, क्योंकि राहु यहाँ गोचर कर रहे हैं तो राहु के साथ उस ग्रह की युति बनेगी। युति बनने से यहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस होंगे। अगर वो राहु के साथ यहाँ जो आपके जन्म के समय का बैठा हुआ जो ग्रह होगा अगर मित्रवत होगा, तो यह आपके इंडिविजुअल रूप से फायदे के लिए होगा। बट यहाँ राहु है तो मैरिड लाइफ को लेके और अपने रिश्तों को लेके काफ़ी सतर्क होने की आवश्यकता है। इस प्रकार का राहु आपको इंडिविजुअल तौर पे काफ़ी ज़्यादा आत्मनिर्भर बना सकता है, कोई अच्छा बिजनेस आइडिया दे सकता है, इवन फॉरेन टूर या फॉरेन में सेटलमेंट भी दे सकता है। लेकिन फॉरेन सेटलमेंट के लिए फिर आपको अन्य ग्रहों की प्लेसमेंट पर भी विचार करना होगा। इसके साथ-साथ अगर देखा जाएगा तो गुरु का यहाँ ज़्यादातर केस में जो एस्पेक्ट है वो आपके लिए शुभता ही प्रदान करेगा। फिर यहाँ हम बात कर लेते हैं शनि के बारे में। शनि आपके छठे घर और सातवें घर दोनों के ही स्वामी होकर अष्टम में है। मंगल का दृष्टि इनके ऊपर है। तो यहाँ शनि को ज़रूर थोड़ा-सा एग्रेशन मिल रहा है या एक फायर पावर मिल रही है। बट शनि यहाँ होते हुए आपकी सेहत के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति होगी। आपकी फिजिकल एफर्ट, आपका ज़्यादातर जो एफर्ट होगा वो आपके काम आएगा ही आएगा। पर शनि यहाँ थोड़ा बहुत आपके इन-लॉज़ के साथ रिश्तों को बिगाड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको रिसर्च कर रहे हो, अगर अगर कोई बहुत हायर पर्पज़ के लिए कोई स्टडी वगैरह कर रहे हो तब आपको ज़्यादा फ़ायदा है। शनि के यहाँ होते हुए बेसिकली आप अपनी वाणी से थोड़े से ज़्यादा सत्यवादी होंगे। तो आपकी वाणी किसी-किसी को चुभ सकती है या आप किसी को कुछ ऐसा गलत कठोर बात भी बोल सकते हैं, जो वास्तव में सामने वाले को बुरा लग सकता है। शनि यहाँ एस्पेक्ट कर रहे हैं 10th हाउस को। 10th हाउस को शनि एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो फॉरेन के साथ अगर कनेक्शन है आपका, आपके प्रोफेशन का, आप ऑलरेडी फॉरेन में सेटल्ड हैं, तो बहुत अच्छा होगा। शनि का तीसरा एस्पेक्ट है, तो कुछ हद तक अभी भी आपको हार्ड वर्क करना होगा करियर में आगे बढ़ने के लिए। हालाँकि सूर्य आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा मदद कर रहे हैं। फिर शनि एस्पेक्ट कर रहे हैं सेकंड हाउस को। सेकंड हाउस को जैसे शनि एस्पेक्ट कर रहे हैं तो परिवार के प्रति काफ़ी सीरियस बनाएँगे, अपनी अर्निंग्स और अपने पैसे वगैरह को सही सेफली डिपॉज़िट करने या उनको सही तरीके से काम में लेने में भी आपकी शनि हेल्प करेंगे। बट यहाँ फैमिली के साथ थोड़े बहुत मतभेद भी बढ़ने के चांसेज़ हैं। उसके बाद शनि एस्पेक्ट करते हैं पंचम को। पंचम को एस्पेक्ट करने से शनि यहाँ उतना ज़्यादा अवरोध नहीं डालेंगे, ऑलरेडी यहाँ गुरु का भी एस्पेक्ट है और गुरु यहाँ आपके लिए आपके जो 11th लॉर्ड है उनके साथ ही बैठे हैं 11th हाउस में। तो शनि यहाँ ज़्यादातर आपको स्थिरता देंगे, आपके विचारों में स्थिरता देंगे, निर्णयों में स्थिरता देंगे और सोचने समझने को लेकर भी आप काफ़ी स्टेबल होंगे। तो इससे आपको एक प्रारूप मिल सकेगा, आगे बढ़ने के लिए एक डिसीजन या एक रास्ता मिल सकेगा। तो शनि का ज़्यादातर केस में जो एस्पेक्ट है वो पंचम भाव पर आपके लिए पॉजिटिव ही होगा। उसके बाद हम यहाँ आगे बढ़ जाते हैं और देख लेते हैं चंद्रमा की स्थिति को। चंद्रमा आपके चार्ट में अगर देखा जाए तो शुरुआत में वो आपकी लगन में गोचर करेंगे। लगन में इनका गोचर होते हुए अब देखिए इनकी जो स्थिति बनेगी वो क्योंकि यहाँ पे मंगल केतु के साथ बनेगी, इसलिए थोड़ा फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी और इस प्रकार की समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं। चंद्रमा हालांकि उसके बाद आपके सेकंड हाउस में चले जाएंगे। सेकंड हाउस में चंद्रमा जाएंगे
तो ये आपको आर्थिक रूप से कोई नुकसान करवाएगा या फिर कोई बहुत बड़ा खर्चा करवाएगा। यहाँ पे आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हो जाएँगे, क्योंकि आप अपने फैमिली के प्रति भी बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहेंगे। फिर चंद्रमा आएँगे थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस में ऑलमोस्ट जो इनका ट्रांजिट होगा वो 5 या 6 तारीख के आसपास होगा। ये समय आपके इमेजिनेशन, आपकी क्रिएटिविटी या आपके अदर स्किल्स के लिए बहुत अच्छा होगा। आपको कोई सडनली यात्रा करने को मिल सकती है। तो चंद्रमा का ऑलमोस्ट जो ट्रांजिट होगा, लगन के अलावा जितना भी ट्रांजिट होगा वो काफ़ी अच्छा माना जा सकता है। और चंद्रमा की जो स्थिति है वो लगभग 2.5 या 3 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर ही लेते हैं। तो चंद्रमा के हिसाब से भी आपको अपने आप को काफ़ी एडजस्ट करना रहेगा। अब हम बात करते हैं राहु केतु के गोचर की। वास्तव में राहु अगर देखा जाए तो सप्तम भाव में राहु आ रहे हैं, तो आपकी पब्लिक इमेज को काफ़ी बेहतर बनाते हैं। लेकिन लगन का केतु आपसे बहुत कुछ छुपा लेगा। आपकी जो जितनी भी एनर्जी लगन को मिल रही है या जो भी एस्पेक्ट लगन को मिल रहे हैं, उनको कहीं न कहीं कम करने का काम करेगा केतु यहाँ पर, या आपको काफ़ी फ्रस्ट्रेट करने का काम करेगा। इसलिए यहाँ आपको ये सावधानी रखनी होगी कि आपके मन में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स भी आएँगे, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भी आएगी, लेकिन आपको सेल्फ कंट्रोल रखना होगा। अगर मान लो आपका सूर्य बहुत मजबूत है जन्म के समय का, या मान लो आपका चंद्रमा भी बहुत मजबूत है चार्ट में, तो आप इन सब से बच जाएँगे। राहु का अगर देखा जाए तो राहु इंडिविजुअली आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि नेम फेम अच्छा देंगे, अच्छी समझ देंगे, लेकिन यहाँ सामने वाला ही आपका फ़ायदा उठाएगा। तो आपका किसी के साथ भी डीलिंग है, चाहे आप बिज़नेस में हैं, चाहे आप जॉब में हैं, चाहे आपकी मैरिड लाइफ़ है या अदर कोई रिलेशनशिप है, उस मामले में बहुत ही ज़्यादा सावधानी रखनी होगी। ऐसा राहु सबसे पहले एस्पेक्ट करेगा 11वें घर को। 11वें घर को राहु एस्पेक्ट करे तो ये आपकी आर्थिक स्थिति के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। बहुत सारे नए-नए लोगों से आपकी कनेक्टिविटी बनेगी। यहाँ ऑलरेडी गुरु बुध ट्रांजिट कर रहे हैं, तो जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं उनके लिए राहु का ये एस्पेक्ट ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। फिर लगन पर राहु का एस्पेक्ट है, तो यहाँ पे आपको ज़्यादातर कन्फ्यूज़न होगा, क्योंकि राहु यहाँ आपको इल्यूज़न में डालेंगे, और ऑलरेडी लगन में केतु के होते हुए आपके लिए सही या गलत की पहचान करना उतना ज़्यादा ईज़ी होगा नहीं। और वैसे भी यहाँ मंगल केतु का विस्फोटक योग बना हुआ है। इस वजह से खुद के लिए कोई भी आत्मघाती ऐसा फैसला ना लें जो आपको ही नुकसान कर दे। यहाँ पे फिर राहु का एस्पेक्ट जो थर्ड हाउस पे होगा, यहाँ राहु काफ़ी अच्छा प्रभाव डालेंगे, आपके थर्ड हाउस को मजबूत करेंगे, कम्युनिकेशन को मजबूत करेंगे, आपकी स्किल्स में भी कहीं न कहीं राहु बड़ा योगदान करेंगे। ऐसा राहु आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव रखेगा और आपसे काफ़ी मेहनत भी करवाएगा। इसके बाद हम देख लेते हैं कौन-कौन से अच्छे दिन हैं आप लोगों के लिए और कौन-कौन से खराब दिन हैं जो थोड़ा आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। अच्छे दिनों की जहाँ तक बात है आपके लिए 1 से 3 तारीख तक, फिर 6 से 8, 11 से 13 और 24 से 26, ये दिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहने वाले हैं। मान लीजिए आपको कोई भी काम में बार-बार बाधा आ रही है, कोई भी काम में बार-बार समस्या आ रही है और वो समस्या दूर नहीं हो रही, तो आप उन कार्यों को इन दिनों में प्लान अवश्य कर सकते हैं। उसके बाद ये देख लेते हैं कि कौन-कौन से ऐसे दिन हैं जहाँ पर थोड़ा डिस्टर्बेंस आ सकता है आप लोगों को। चंद्रमा जब कैप्रिकॉर्न में आएँगे 14 और 15 को, ये उनकी स्थिति बनेगी आपके 6th हाउस में। ये आपके लिए बहुत ही हार्ड वर्किंग फेज़ होगा, जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, जिस भी ऑफ़िस में, वहाँ कंफर्टेबल नहीं होंगे। बॉस के साथ, अपने कलीग्स के साथ बहुत ज़्यादा खराब रिलेशन हो सकते हैं। पहले से आपके ऊपर कोई लोन वगैरह चल रहा है तो वो आपको काफ़ी नुकसान दे सकता है। साथ ही पैसे आप किसी को भी उधार ना दें। चंद्रमा का गोचर जो मीन में होगा 18 और 19 को, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाली स्थिति रहेगी। हालाँकि आर्थिक रूप से कोई बहुत बड़ा परिवर्तन भी देखने को मिल सकता है। इसके साथ-साथ एंग्ज़ायटी इश्यूज़ रहेंगे और आपका मानसिक तौर पे जो मन है काफ़ी अनस्टेबल रहेगा। चंद्रमा का गोचर जब कर्क में होगा तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल स्थिति होगी 27 और 28 को। 27 और 28 को ये जो स्थिति बनेगी कुल मिलाकर, ये मानसिक रूप से आपको ज़्यादा दुखी रखेगी और कन्फ्यूज़न में भी रखेगी। इस समय कोई भी बड़ा निर्णय लेने से बचें, क्योंकि उस निर्णय की जो संभावना है सफल होने की या सही होने की, वो बहुत ज़्यादा कम होगी। तो ये कुछ आपके लिए डिस्टर्बेंस वाले दिन रहेंगे। फिलहाल हम यहाँ पूरा डिस्कशन कर चुके हैं। फिलहाल आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।